वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल में। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है लेबर लॉ। आपको मालूम होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पार्लियामेंट में तीन 2020 में तीन जो लेबर लॉ से संबंधित बिल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया था और उसके पास हो जाने के बाद में वो एक्ट्स बन जाएंगे। तो क्या है ये लेबर लॉज, क्या इनका इफेक्ट है हमारी ज़िंदगी पे, और जो जितने भी लोग हैं वर्क फोर्स में जो काम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, उन सभी पे इन लेबर लॉज का क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस पर्सपेक्टिव से कि जो भी लोग होते हैं, जो बच्चा होता है स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर वो वर्क फोर्स का पार्ट बन जाता है। और जब वर्क फोर्स का पार्ट बन जाता है, जब वो काम करने लग जाता है, तो उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो वर्किंग कंडीशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जहाँ पे आपको जॉइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, टेम्प्रोरी मजदूर हैं आप, या टेम्प्रोरी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो। तो ये जो लेबर लॉ है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या आपके अधिकार है और क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इसको। क्या है इसमें न्यूज़, क्या है न्यूज़? ये है तीन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये आपके एग्जाम के हिसाब से आपने जानकारी प्राप्त कर ली कि तीन ये कोड हैं और तीन ये बिल्स हैं जिनको कि इंट्रोड्यूस किया गया है, पार्लियामेंट से पास हो गया है, ये थोड़े दिनों में एक्ट बन जाएंगे ना। अब हम एक एक करके बात करते हैं क्या है ये। पहले आप ये समझिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड को, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान दिए गए हैं। ये जो एक्ट है ये बात करता है जो हमारे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन को ना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से क्या मतलब है? मतलब ये कि जो आप रोजगार कर रहे हैं वहाँ पे क्या सेफ्टी की कंडीशन है, क्या उसमें हेल्थ की कंडीशन और वर्किंग कंडीशन कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ तो मैं एक एसी कमरे में बैठूंगा, कंप्यूटर के सामने बैठूंगा। लेकिन जो माइनिंग में काम कर रहे हैं, कोल एरियाज में काम कर रहे हैं, कोयले के खदान में काम कर रहे हैं, वो एसी कमरों में नहीं बैठे हुए, वो कोयलों की खदान में घुस के वहाँ पे कोयला निकालते हैं, तो उनकी वर्किंग कंडीशन अलग होगी। तो ये ये एक्ट जो है, ये कानून उनकी वर्किंग कंडीशन को डिफाइन करेगा। हम आगे और बात करेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट एक प्रोविज़न आया है, इसमें एक प्रोविज़न आया है इस एक्ट में, इस कानून में, कि जो महिला एम्प्लॉयज़ है, जो वुमन एम्प्लॉय है, उनको रात में काम करने की परमिशन मिल गई है। और किसके सब्जेक्ट टू सेफ्टी, मतलब उनकी अगर सेफ्टी का प्रावधान हो तो वो रात में भी काम कर सकती है। इससे पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी कि रात में महिलाओं को काम करने पे पाबंदी था। फॉर एग्जांपल, नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती थी, या फिर ऐसे जॉब्स जिसमें पुरुष तो रात में काम कर सकते थे लेकिन महिलाएं नहीं। लेकिन इसमें अलाउ किया गया है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रख के। और हम बात करेंगे आगे। दूसरा जो कानून है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड मतलब जो काम देने वाला है और जो काम लेने वाला है उनके बीच के रिलेशंस के चीज़ों को डिफाइन करता है, ट्रेड यूनियन को डिफाइन करता है, और उसके साथ एम्प्लॉयज़ की जो कंडीशन है इस एस्टेब्लिशमेंट में उसको डिफाइन करता है ना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान है, इसमें आप ध्यान से समझिए क्या प्रावधान है। एक इसमें बदलाव ये हुआ है कि जो भी कंपनीज हैं जिनमें 300 तक के मजदूर हैं या 300 तक के कर्मचारी हैं, वो बिना सरकार को इन्फॉर्म किए हुए हायर एंड फायर कर सकते हैं। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं। तो ये क्यों करेंगे? ये इसलिए करेंगे कि जो छोटी कंपनीज हैं उनके पास अगर काम जिस तरीके से आता है उस हिसाब से लोगों को रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्डर कम आ गए, कोरोना के एग्जाम्पल, काम कम आ गया, तो उनको एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले दिक्कत क्या होती थी कि एम्प्लॉयज़ को निकालने में गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता था, तो उसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाती थी। तो ये कंडीशन हुआ है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मजदूर, कोई भी व्यक्ति अगर हड़ताल पे जाना चाहता है तो 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। बिना 60 दिन के नोटिस दिए हुए आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? अगर किसी कंपनी के
ज़्यादातर लोग एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं। कई लोग ये करते हैं कि हड़ताल पर ना जाके एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं। 500 लोग हैं तो सारे लोगों ने छुट्टी ले ली, तो ये भी छुट्टी पे अब जो है पाबंदियाँ लगेगी। ये इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का पार्ट है। अभी तीसरा जो बिल मैंने आपको बताया वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें क्या प्रावधान है? ये जो सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान देता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, उन सभी की सोशल सिक्योरिटी की बात करता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा और उसकी तर्ज पे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, फॉर एग्जांपल जो मजदूर हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी के सोशल सिक्योरिटी है उस पे काम, फॉर एग्जांपल उनके इंश्योरेंस पे काम, प्रोविडेंट फंड पे काम किया जाएगा इस एक्ट के तहत में। एक चीज़ और मैं बता दूं, टोटल 29 लेबर लॉज को मिला के ये जो 4 लॉज हैं वो बनाए गए हैं। चौथा लॉ कौन सा है? वो है कोड एंड वेजेस बिल। ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो था उसको मॉडिफाई किया गया था, वो 2019 में ऑलरेडी पास हो चुका है। उसके अलावा जो बाकी बिल्स है वो मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 3 पुराने कानून, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का कानून था, इतने पुराने कानूनों को मिला के चेंज करके एक कानून बनाया जा रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। उसी तरीके से OSH जो कानून है, अब फैक्ट्री एक्ट है और प्लांटेशन माइंस एक्ट हैं, ये सब 60, 70, 80 साल पुराने कानून हैं। अंग्रेज़ों के टाइम के भी इसमें कानून हैं, जिन सभी को मिला के ये नए इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। उसी तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई इंपॉर्टेंट कानून उनको एक साथ लाया गया। कौन से इंपॉर्टेंट कानून है? ये इंश्योरेंस के कानून हैं, कंपनसेशन के कानून हैं, प्रोविडेंट फंड के कानून हैं, मैटरनिटी बेनिफिट, जो महिलाओं को मातृत्व के समय जो बेनिफिट मिलता है उसको भी लाया गया है इसके अंदर, और ग्रेचुइटी उसको भी लाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कानून है। सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में मैंने अभी बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कानून है। ये कानून में क्या है, आपको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको भी इंश्योरेंस की सुविधाएं दी जाए। अभी तक फॉर एग्जांपल अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको इंश्योरेंस ज़्यादातर मिलता था, लेकिन अब जो मजदूर हैं उनको भी इंश्योरेंस की गारंटी देने की बात कही गई है। उसके बाद क्या है, उसके साथ साथ जो प्रोविडेंट फंड की जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाई जा रही है। प्रोविडेंट फंड में ये बढ़ाया जा रहा है कि जो कंपनी के पास में अगर सिर्फ 20 एम्प्लॉयज़ हैं तो वो भी प्रोविडेंट फंड का जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकती है। उसके साथ साथ एक सोशल सिक्योरिटी फंड भी बनाया जा रहा है, जिसमें कि पैसा डाल के ये जितने भी मजदूर या गरीब तबके के जो मजदूर हैं उनको ये सब सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ग्रेचुइटी के लिए भी इसमें चेंजेस किए गए हैं। ग्रेचुइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 5 साल की मिनिमम सर्विस पे ये प्रदान किया जाता है, इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नेशनल डेटाबेस बनाया जा रहा है, जितने भी अनऑर्गेनाइज मजदूर हैं उनका डेटाबेस बनाया जाएगा। और क्या किया जाएगा, और ये किया जाएगा कि इन सभी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा उस डेटाबेस में, ऑनलाइन पोर्टल पे, और वो वहाँ से अप्लाई भी कर पाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, क्या होने जा रहा है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कंपनीज़ हैं, 30 से ज़्यादा जिनके वर्कर हैं, उन सभी को जो भी वैकेंसी होगी उनकी फैक्ट्रीज़ में, उनकी कंपनीज़ में, वो पोर्टल पे ऑनलाइन उसको बताना पड़ेगा। और जब ऑनलाइन बताएंगे तो जितने भी लोग होंगे उस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे चेंजेस सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर में गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, या कानून इसका बनना जा रहा है। नाउ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में एक और कुछ चेंजेस है, मैं बता दूं। फ्री हेल्थ चेकअप किया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर सबको दिया जाएगा। पहले अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलते थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, तो ये भी उनको सुविधा देनी जा रही है। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसके तहत जो नौकरी लेने वाला है और नौकरी देने वाला, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का एक प्रावधान है। उस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में और सुविधाएं और बेहतर उसको किया गया है। तो ये कई चीज़ें जो है इन जो एक्ट्स में लाया जा रहा है। उसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट और है, री-स्किलिंग फंड बनाया गया है। मतलब जो हमारे कर्मचारी हैं उनके स्किल सेट को बेहतर करने के लिए एक फ़ंड गठित किया जाएगा, और उस फंड के माध्यम से उनकी जो कुशलता है या जिस कार्य को वो सीखना चाहते हैं वो और बेहतर किया जाएगा। और जो माइग्रेंट वर्कर्स है उसकी कंडीशन को चेंज किया गया। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही बड़ा सुधार है कानून लेबर लॉज में। क्या सुधार है?
अब तक जो माइग्रेंट लेबर हैं, किनको कहा जाता था? जो मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर कौन हुआ करते थे? जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते थे, जिनको बुलाते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिनको लेके आता था अन्य प्रदेशों से, वही सिर्फ माइग्रेंट लेबर की कैटेगरी में आते थे। अब क्या है? अब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद से भी, अगर यूपी से महाराष्ट्र जा रहा है खुद से भी बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो वो भी माइग्रेंट वर्कर की श्रेणी में गिना जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे उसको सभी जो बेनिफिट है सोशल सिक्योरिटी के, वो उसको मिलेंगे। पहले क्या था कि जब अब कॉन्ट्रैक्टर अगर बुलाएगा तो ही उसमें काउंट होगा। तो ये बहुत बड़ा एक सुधार होने जा रहा है। उसके अलावा क्या क्या सुधार है? उसके अलावा जो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है उनके लिए एक हेल्पलाइन खोला जा रहा है। उनकी छुट्टी को बराबर किया जा रहा है कि 20 दिन काम करने पे 1 दिन की छुट्टी आपका प्रावधान रहेगा। उसके अलावा महिलाओं के लिए भी बराबरी का मौका मिले, उसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है। अगर किसी कर्मचारी या वर्कर की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो 50% उसको पेनल्टी जो है लगाया जाएगा, उसके 50% शेयर उसको मिलेगा। और साथ ही साथ जो मैंने इंश्योरेंस के बारे में और सोशल सिक्योरिटी के बारे में ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है, अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो लोग हैं, सेक्टर है, उन पे भी लागू होगा। मतलब उसमें जो प्रावधान रहेंगे वो भी उस पे उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। 2-3 चीज़ें और समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स पे छोड़ी है। स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें बदलाव कर सकती है और सबका एम एक ही होगा कि ये जो लेबर लॉज हैं उन सभी को बेनिफिट मिले। करीब 45 करोड़ की हमारी जो जनसंख्या का 45 करोड़ है, वो वर्क फोर्स के रूप में काम करता है और इन सभी को बेनिफिट प्रदान हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनीज़ या कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स मिला करते थे, लेकिन अब ये बाकियों को मिलेंगे। साथ ही साथ 2019 में एक कानून ऑलरेडी पास हो चुका है जो मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड है, कि मिनिमम जो मिनिमम वेज है, वेतन है, वो मिलता रहे। तो ये सब वेजेस जो मजदूर है, जो माइग्रेंट्स हैं, उनको भी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है ये तीनों लेबर लॉस ये मैंने आपको बता दिया होगा। एग्ज़ाम के भी पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या है ये लेबर लॉ, और आपकी ज़िंदगी से इम्पॉर्टेंट है, आपके परिवार की ज़िंदगी से इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उस हिसाब से भी समझा दिया। इसके बारे में और भी जो अपडेट आएंगे उसके में मैं वीडियो बनाऊंगा, और जो भी आपके काम की चीज़ होगी इसके थ्रू मैं लेके आऊँगा। हमारे जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।